प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अरे वाह, कहाँ की तैयारी है? कहीं की नहीं। इतनी शानो शौकत के साथ तो मूंग की दाल किसी ने नहीं बघारी होगी। तुम्हारे मजाक के लिए तुम्हारा कस्तूरी अखबार ही काफी है। घर पर इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मुन्नी कहाँ है? सो रही है। अब जगाना मत उसे, मुझे बाहर जाना है। मुन्नी बेटे, ये क्या कर रही हो? ये मम्मी का है, तुम्हें नहीं आएगा। तो हमको भी एक बना दो ना पापा। बना देंगे, जब तुम्हारा बर्थडे आएगा तब बना देंगे। हाँ बना देंगे जरूर। एक पायल के लिए कहते हुए तो मुझे 3 साल हो गए हैं। पायल नहीं पापा, हमको हार चाहिए सोने का, जैसे मम्मी का है। हाँ इस बार जरूर बना देंगे। अभी उतार क्यों रही हो? मुझे बाहर जाना है बिमला के साथ। फिर कहोगी मजाक करता हूँ। पहने थे क्या दाल बघारने के लिए? निकाले थे पॉलिश कराने को। पढ़े पढ़े काले पड़ रहे हैं। जोशी जी आके ले जाएंगे। मम्मी मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं मुन्नी, तुम घर पे रहो अपने पापा के पास। मैं शाम को आ जाऊंगी। तुम्हें वापस प्रेस तो नहीं जाना ना? नहीं। वैसे इतनी देर हो गई, बिमला इंतजार कर रही होगी। आओ चले। अरे भाभी आ गई, बस अभी तैयार होती हूँ। 3 बज रहे हैं, कुछ पता है? अभी तो 2:40 ही हुए हैं, बहुत वक्त है। और वो भी आते ही होंगे। क्यों? इजाजत लेनी पड़ेगी उनसे। उन्हें बताना तो चाहिए ना। अरे तो नौकर से कह दो, वो बता देगा। सच तो ये भाभी, सुबह उनसे पूछा ही नहीं। कुछ चिड़चिड़े से लग रहे थे, हिम्मत नहीं हुई। सोचा शनिवार है, 2-2:30 बजे तक आई जाएंगे,
तब उनसे पूछ लूंगी। कोई मालिक है तुम्हारे कि तबीयत देखकर कुछ पूछोगी? पति ही है ना, हमको इनके नौकर तो नहीं जो इजाजत लेनी पड़े। अच्छा, तो तुम क्या भैया से पूछे बगैर आई हो भाभी? इसमें पूछना क्या, बता दिया तुम्हारे साथ पिक्चर जा रही हूँ। वो घर पे थे इसलिए बता दिया। और कुछ कहा नहीं भैया ने? कहते क्या, इस मामले में मैं तुमसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जाते वो। तो मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाती तो उसने क्या गलती करती हूँ? तुम तो उन्हें ऐसे देखती हो जैसे वो कोई मुगल बादशाह हो और तुम उनकी बांदी और उस पर इतराती भी हो। और तुम? मैं सहधर्मिनी हूँ, अर्धांगिनी, दासी नहीं। और ये बात तो उन्हें कभी भूलने नहीं देती हूँ। कुछ भी कहो भाभी, एक दिन तुम मुझे जरूर डांट खिलवाओगी भैया से। उन्हें लगता होगा मैं ही तुम्हें घसीट कर रोज पिक्चर ले जाती हूँ। लो वो आ गए। अरे वाह वाह वाह, इंदु भाभी बड़ी तैयार होकर आई हो। कहीं बाहर चलने की तैयारी हो रही है तुम लोगों की? सुबह तुमसे कहना भूल ही गई। मैं पिक्चर जाऊं भाभी के साथ? अच्छी बात कहना तो हमेशा भूल जाती हो। अगर सुबह बताती तो हम भी चलते तुम लोगों के साथ। कोई जरूरत नहीं, आप घर पे बैठिए और घर संभालिए। कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पत्नी जाए वहाँ पति भी साथ साथ जाए। नहीं जाते भाई, नहीं जाते, नाराज मत हो। मेरा मतलब था अगर हम भी साथ चलते तो अपनी बेगम की कुछ सेवा कर देते। ये बेगम और ये गुलाम। अरे विमला, 3 यहीं बज रहे हैं, जल्दी चलो। बस अभी साड़ी बदल कर आई। बैठो भाभी। मुझे नहीं अच्छी लगती ट्रेजेडी। ये भी कोई बात हुई? आदमी जाता है दिल बहलाने और रोते हुए वापस चला आता है। अरे ये तो फिल्म है और फिल्म रह गई थिएटर में। तुम उसे इतना लेकर क्यों परेशान हो रही हो? फिल्म की बात तो सच्ची होती है ना। हेमा अगर पहले चली जाती अपने पति के साथ तो उसे क्यों इतनी मुसीबत उठानी पड़ती? अरे पति के पाँव में पड़े रहना कोई प्यार नहीं होता। श्रद्धा तो होती है। असरानी नहीं कहता उससे। अगर तुम... अरे उस असरानी को क्या पता? लोग इतना अच्छा एक्टर है उसे नहीं मालूम। बिमला तुम सचमुच बहुत भोली हो। पता नहीं किन सपनों में जीती हो। सपनों में तो तुम जीती हो भाभी, सच्चाई को कभी मानती ही नहीं। कैसी थी पिक्चर? अच्छी थी, औरत का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। विमला तो सारा वक्त रोती ही रही। जरा मुन्नी को उठाकर वहां सुला दोगी? अच्छा अच्छा मुन्नी, अच्छा 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 अच्छा। दूध पिया मुन्नी ने? पी लिया। ये दफ्तर घर पे क्यों ले आते हो? प्रेस में क्यों नहीं खत्म करके आते? एक किताब लिख रहा हूं, वही घर पर ले आता हूं। प्रेस में तो अखबार का ही काम खत्म नहीं होता। इंदु मैं नाश्ता नहीं करूंगा, जल्दी पहुंचना है प्रेस में। और दोपहर को घर पर भी नहीं आऊंगा। मुझे कुछ पैसे देते जाना खर्चे के लिए। अभी अभी पिछले दिन ही तो दिए थे 1000 रुपए। तो क्या खर्च नहीं होते? लेकिन इंदु भी महीना खत्म होने में 12 दिन बाकी हैं। तो मैं क्या चोरी करती हूँ पैसों की? 1000 तो ऐसे कहते हो जैसे कोई खजाना दे दिया था। तो अब कहां से लाऊं रोज रोज? तो एक कॉपी ला दो, सारा हिसाब लिख देती हूँ। ना हो तो खुद ही खर्च कर लिया करो, मुझे देने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कब कहा कि तुमने रख लिए पैसे? ठीक है, मैं लिख देती हूँ जो कुछ भी खर्च हुआ है। क्या घर है ये भी? पर मैं क्यों लिख के दूं? मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? 200 रुपए की साड़ी भेजी थी बड़ी भाभी के लिए और मुन्नी के लिए 2 फ्रॉकें लाई थी। अपने ऊपर तो कोई खर्च नहीं किया। और बाकी बचता ही क्या है? ऊपर से ये घर भी चलाना पड़ता है इन्हीं पैसों में। बड़े भैया के यहाँ 1000-1200 रुपए का खर्च हर रोज होता है। मैं वो करती तो 2 दिन नहीं टिक पाती थी यहाँ। और भूलो मत, नौकरानी की तनख्वाह मैं अलग से देती हूँ, वो इन 1000 रुपयों में से नहीं है। अब इस वक्त तो नहीं है, शाम को देखता हूँ अगर मिल गए तो। अगर मिल गए तो मतलब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या घर में खाना नहीं बनेगा? मैं कहां से लाऊंगी? बोझ लगती हो तो साफ साफ कह दो, मैं बंबई चली जाती हूँ मुन्नी को लेकर। अपने भैया के लिए बोझ नहीं हूं अब भी।
आत्माराम जी। इधर पेस्टिंग दो थोड़ी सी, पूरा छप नहीं रहा है। कल। और ये ब्लॉक इसको ठीक करना है ऐसे। हाँ हाँ, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, समझ गए ना? नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते। अरे यार सुरेंद्र, बहुत दिनों बाद आए। हाँ, बहुत दिनों बाद कहानी लिखी है, वही लाया हूँ। अरे भाई, कस्तूरी से तो तुम्हें कुछ मिलता नहीं, किसी दूसरे पर्चे या मैगजीन में लिखो, 2-4 पैसे तो मिल जाएंगे। कस्तूरी में लिखकर जो इज्जत मिलती है वो किसी दूसरे अखबार में नहीं मिलती। 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया। बैठिए बैठिए। क्या पोजीशन है भूपी साहब? कल जैसी ही है। 25 रुपए के स्टैम्प सुबह मंगा लिए थे। एजेंट का कुछ नहीं आया? जी नहीं। और रेलवे वालों का? उनका चेक भी अभी क्लियर नहीं हुआ। एडवर्टीजमेंट LIC वालों का? उनका कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हो जाएगा, लेकिन देशमुख साहब ने कहा है मार्च के बाद। तो एक काम करिए, वो आप पुराने ब्लॉक्स की बात कर रहे थे ना, उन्हें बेच दीजिए। और वो सिंह को कुछ पैसे चाहिए थे, उसे दे देना। पिछले महीने उसकी तनख्वाह नहीं दी थी। शंभू जी आए थे, कह रहे थे इस बार भी सूद की किस्त नहीं पहुंची है। कितना बाकी है? सूद ही सूद में कोई 24-25 हजार हो जाता है। मेरे ख्याल है पिताजी ने जितना लिया था वो मूल तो हम चुका भी चुके होंगे। आपने खामखा नए नोटों पर दस्तखत कर दिए। कचहरी जाता, क्या कर लेता हमारा। भूपी साहब, पिताजी के कर्ज का देनदार मैं हूं, आर्थिक भी और नैतिक भी। आप घबराइए नहीं, शंभू जी को मैं संभाल लूंगा। बैठिए आप। पापा पापा, हाँ बेटा, क्या बात है? इसमें 10 रुपए डाल दो ना। अच्छा, ओहो, ये तो भर गया है, इसमें और जगह ही नहीं है। तो दूसरी ला दो। अच्छा, पहले ये बताओ बेटा कि इसमें कितने पैसे हैं? पैसे नहीं पापा, रुपए हैं। अच्छा बाबा, अच्छा, रुपए हैं। कितने रुपए हैं? मम्मी कह रही थी इसमें 900 रुपए हैं। 900 रुपए हैं? हाँ। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको फोड़ देते हैं और इसमें से सारे पैसे निकाल कर एक बैंक में डाल देते हैं। नहीं, मैं इन्हें अपने पास रखूंगी। भाई फिर तो ये उतने के उतने ही रहेंगे। बैंक में बड़े हो जाते हैं क्या? बड़े नहीं हो जाते, लेकिन इन पर सूद मिलता है। वहाँ किसी ने ले लिया तो हमें दे दो, हम तुम्हें सूद दे देंगे। कितने? हम तुम्हें 900 रुपए का पूरा 1000 रुपए बना के देंगे। कल? कल नहीं, 1 महीने बाद। ओके? ओके। पिताजी के उधार चुके नहीं, बेटी के और ले लो सर पे। बाप का उधार बेटा चुका है, तुम्हारे उधार बेटी चुकाएगी क्या? क्या फिजूल की बात कर रही हो? जाओ मुन्नी, खेलो जाकर। मुन्नी, तुम यहीं बैठो। मैं क्या झूठ कह रही हूँ? 7 साल हो गए, एक कदम बाहर नहीं रखा इस घर से। शादी करके लाए थे तो सोचा था एक बार कश्मीर चलेंगे, नक्शे में देखकर ही खुश हो लेते हैं। क्या पता कब तक वहां जाने को मिलेगा। सारी जिंदगी इस उधार का कुआं भरते भरते निकल गई। पता नहीं क्या क्या जाएगा, क्या क्या बिकेगा। तुम्हारा क्या बिक गया? जो लेकर आई थी उसमें से तो कोई माशा तोला कम नहीं हुआ। मैं होने दूं तब ना। जिस दिन मेरे जेवर को हाथ लगाया वापस चली जाऊंगी। जब कर्जा लिया था तब पता नहीं था तुम्हारे पिताजी को कि चुकाने भी पड़ेंगे। और जब पेपर चलता ही नहीं था तो क्या जरूरत थी उसमें और रुपया डुबोने की। बड़े आए देश प्रेमी। अरे इतना ही था तो ले लिए होते अपनी इस पार्टी से पैसे। भैया भैया भैया, तुम्हारा लिखा हुआ कहीं कहीं इस बार बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लिखा है। भाभी, तुमने पढ़ा? पढ़ने की क्या जरूरत है, इन्हें रोज सुनती हूँ, वही काफी है। इन्हीं के विचार है ना। क्या बात है भाभी, बहुत बिगड़ी हुई सी लग रही हो। चाय पियोगी बिमला? अब ऐसे माहौल में कोई क्या चाय पिएगा? अब चाय पियोगी तो माहौल भी ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर चाय बनाओ, खुद भी पियो, मुझे पिलाओ और इनको भी दो। और सुनो, इंदू को बिस्कुट भी देना, इन्हें बहुत भूख लग रही है, तभी सुबह से मेरा सर खा रही है। जाओ। खुद ही भाभी को तंग करते हो ऊपर से। चलो भाभी। एक्सक्यूज मी, वो चोपड़ा साहब कहाँ बैठते हैं? हाँ, वो तो अंदर बैठे। थैंक यू। कम इन। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, मैं कस्तूरी अखबार का एडिटर हूँ। अरे आप बैठिए बैठिए, खड़े क्यों हैं? बैठिए। Thank you. बैठिए। मैं
आपको तकलीफ नहीं देता, मगर कुछ मजबूरी आ गई है। वैसे बात यह है कि आपकी तरफ हमारा 15,000 रुपये निकलता है। मैंने एक आदमी भेजा था, लेकिन अभी अगर आप 5,000 भी देते तो हमारा काम निकल जाता। बाकी बाद में देते रहिए। मुझे अफसोस है कि आपको खुद आना पड़ा। अभी मैं देख लेता हूं। अरे नायक को बुलाना जरा। जी। और सुनो, 2 कप कॉफी बनाकर लाओ। अरे कॉफी पियेंगे ना? क्यों तकलीफ कर रहे हैं आप? अरे साहब, तकलीफ किस बात की? वैसे आपको हमारे लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। नरेंद्र जी, मैं आपका बड़ा फैन हूं। आपके उपन्यास का, कहानियों का और कहीं अनकही जैसे लिटरेरी कॉलम का। अरे साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप खुद हमारे दफ्तर में आए। यस सर। नायक, कस्तूरी अखबार के जितने भी बिल हैं उन्हें पूरा चेक करो, और अभी क्या भी अकाउंट डिपार्टमेंट से पूरा चेक बनवा कर लाओ। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम तो वैसे 5,000 से हो जाता। मुझे आपकी कहानियां पढ़ के बड़ी हैरत होती है नरेंद्र जी। जिंदगी के इतने सारे पहलुओं के बारे में आप कैसे जानकारी हासिल कर लेते हैं? कैसे ढूंढ लेते हैं हर तरह की जिंदगी आप? मैं कहां ढूंढता हूं जिंदगी को, जिंदगी खुद ही मुझे ढूंढ लेती है। अब यही देखिए ना, ऐसे रूखे सूखे दफ्तर में आप जैसा एक साहित्य प्रेमी मिल गया। मैं कोई ढूंढने थोड़ा गया था। और ऐसी रसीली कहानियां आप पूना जैसे खुश शहर में बैठ के कैसे लिख लेते? कहीं बाहर जाते हैं लिखने के लिए? बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता साहब, वरना। आपका इरादा हो तो मुझे बताइएगा। बड़े बड़े शहरों में हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस हैं। लीजिए कॉफी। बड़े शहर तो यहां से भी ज्यादा खुश्क हैं। तो किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। कसौली है, कश्मीर है, वैसे भी 8-8, 10-10 महीने ये सब के सब खाली पड़े रहते हैं। आपका छुट्टी का इरादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको। आप आराम से वहां रहिए और बहुत सी कहानियां लिख के लाइए हमारे लिए। कश्मीर में कहां है आपका गेस्ट हाउस? पहलगांव में है, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर है। सर, ये लीजिए आपका चेक, 15,000 रुपए का, और यहां दस्तखत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कभी भी कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम ललित चोपड़ा है। जी जरूर बताऊंगा। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। अच्छा, नमस्ते। ये लो 10,000 रुपए और ये ट्रेन की टिकटें। टिकटें? कहाँ की? कश्मीर की। कह रही थी ना। ये कैसे? कैसे मतलब? मतलब अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे बाबा, ना चोरी की है ना लॉटरी लगी है। खोल के देख लो। इतने दिनों में ये कोई काम का काम किया है तुमने। मुन्नी की भी छुट्टियां आ गई हैं। तुम्हें भी डॉक्टर ने कितनी बार आबो हवा बदलने के लिए कहा है। सीमा कह रही थी हाउस बोट में रहने का बहुत मजा आता है। अब शेख चिल्ली के पुलाव मत पकाओ। रहेंगे हम कंसोलिडेटेड माइंस के गेस्ट हाउस में, डल लेक के किनारे। ओबराय होटल से भी अच्छी जगह है। ये कौन सी जगह है? कंसोलिडेटेड माइंस हमारे क्लाइंट्स हैं, बहुत बड़े एडवर्टाइजर्स। अभी 3 साल से उनके बिल हमारे ऑफिस में पड़े थे। 2 दिन पहले मैं उनके ऑफिस में गया तो वहां का एक बहुत बड़ा ऑफिसर मेरा फैन निकल गया। उसने मेरी सारी किताबें पढ़ी हैं, उसने सारे बिल चुका दिए और अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में रहने का ऑफर भी दिया। मैंने भी सोचा अच्छा मौका है, मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और अपना एक पुराना वादा भी पूरा हो जाएगा। प्रेस की कुछ उधार चुका दिया और लोगों की बाकी तनख्वाह भी दे दी, और ये थोड़ा पैसा भी बच गया। पता नहीं फिर कभी एक साथ इतना पैसा हाथ आएगा नहीं। अच्छा चलो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ और बिंदु को एक चिट्ठी भी लिख देती हूँ। दीदी की चिट्ठी आई है। अरे वाह, क्या लिखा हमारी साली साहिबा ने? हमारे लिए ढेर सारा प्यार व्यार लिखा है। नहीं, जीजा जी कश्मीर जा रहे हैं। जीजा जी और कश्मीर? जरा ठीक से पढ़ो, खंडाला लिखा हो, खंडाला। दीदी और मुन्नी को भी साथ ले जा रहे। चलो हम भी चलते हैं। देखो तुम्हारे जीजा जी नहीं होते ना तो चलते, बहुत नीरस आदमी है यार। हाँ, अपनी मर्जी होती तो फौरन चल पड़ते हो। पिछले महीने कैसे चले गए थे तुम बैंगलोर? बैंगलोर तो हम काम से गए थे। काम? कभी जिंदगी भर तुमने कुछ काम किया भी है? अरे काम करे हमारे नौकर, और हमारे लिए हमारे पुर के बहुत कुछ छोड़ गए हैं। हमें काम करने की क्या पड़ी है? हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर भाई चलो ना कश्मीर प्लीज। देखो जीजा जी दीदी के लिए कितना कुछ करते हैं, और एक तुम हो निठल्ले, ससुराल में बैठे रहते हो। हाँ, हम कश्मीर जाएंगे। ओके मैडम, ओके, कश्मीर ही सही। हनीमून से लेकर अब तक ये 4था सफर होगा। शायद इसी बार कुछ
कश्मीर। मुन्नी, मामा हम कब जा रहे हैं कश्मीर? कल सुबह। कितने दिन रहेंगे वहाँ? हम वहाँ बहुत दिन रहेंगे। वहाँ हमारा घर है? नहीं मुन्नी, वहाँ किसी का घर है, वहाँ रहेंगे। किसका घर है वहाँ? वो तुम्हारे पापा बैठे, उनसे पूछो। पापा पापा, कश्मीर में हम किसके घर रहेंगे? एक कंपनी का घर है जिसे गेस्ट हाउस कहते हैं, वहां रहेंगे। लला लला लला। पापा कह रहे हैं हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। जाओ जाके कहो हम हाउस बोट में भी रहेंगे। पापा पापा, हम हाउस बोट में रहेंगे। अच्छा बेटा, हाउस बोट में भी रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं। पापा कह रहे हैं सिर्फ 3 दिन रहेंगे हाउस बोट में। जाकर कहो हम कम से कम 10 दिन रहेंगे। मम्मी कह रही है हम 10 दिन रहेंगे। बोलो 10 दिन रहेंगे तो खाएंगे क्या? बोलो बिस्किट। क्या हुआ? कहा आपने पापा से? नहीं, वहाँ तो कोई आदमी बैठा है, पापा उससे बातें कर रहे हैं। पिछले 2 महीने मैं नहीं आ पाया और उससे पहले 3 महीने से आपने कुछ नहीं दिया। थोड़ा वक्त और दीजिए शंभूनाथ जी, मेरी एक किताब छप रही है, उससे जो हाथ लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा। नरेंद्र बाबू, 2 लाख रुपए आपके पिताजी को दिए थे, जिसमें से 75,000 तो मिल गए, अब बाकियों पे सूद चढ़ता रहा। मुझे मालूम है शंभूनाथ जी, लेकिन 1 मिनट, आपको तो सब मालूम है कि डिग्री के सारे कागजात हमारे पास तैयार पड़े हैं, जब चाहे आपके घर और प्रेस में ताला लगवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप भले आदमी हैं, हम आपका लिहाज करते आए हैं। अब ये कहां की शराफत है, सर पे कर्जा चढ़ा हो और आप कश्मीर की सैर करने जा रहे हैं। आप क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि अदालत के कागज हम आपके दरवाजे पे चिपका दें? और ये याद रखिए नरेंद्र बाबू, अगर आप पैसे दिए बगैर कश्मीर चले गए तो वापस आने पर घर और प्रेस दोनों पे ताला मिलेगा। ये लीजिए 8,000 रुपए शंभूनाथ जी। कश्मीर की टिकटें वापस करके जो पैसे मिलेंगे वो भी आपके पास भिजवा दूंगा। इसकी रसीद मैं आपको पहुंचा दूंगा। फिर कब आऊं? आपके आने की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ पैसों का इंतजाम होगा मैं खुद चलाऊंगा। अच्छा, जयराम जी की। सुना तुमने, अब हम कश्मीर नहीं जा पाएंगे। और कितना कर्जा बाकी है? यही 1.5-2 लाख रुपए। सारी दुनिया का कर्जा लेकर तुम्हारे पिताजी तो चले गए, अब चुकाएगा कौन? इंदु, वो अचानक गुजर गए, इसमें कोई क्या कर सकता है? शादी तो अचानक नहीं की थी, शादी से पहले ये सब मेरे माँ बाप को बताना नहीं चाहिए था। अब कोई फायदा नहीं इन बातों का। फायदा भुगत तो मैं रही हूँ, तंग आ गई हूँ इस घर से, न खाने का सुख न रहने की सुविधा, और ऊपर से ये कर्जा। मेरे पिता का कर्जा है, मैं खुद चुकाऊंगा। कहाँ से चुकाओगे? अब नजर क्या मेरे गहनों पे लगी है, वो बेचोगे? इंदु, चिल्लाओ मत, ये मत समझना कि मैं सब कुछ लाकर तुम्हारे चरणों में रख दूंगी। लो स्वामी, चुकाओ अपना कर्जा। कश्मीर ले जाएंगे, क्या खा के ले जाएंगे? मुन्नी का मरा मुंह देखूं जो कभी कहा कहीं ले जाने के लिए। समझते हैं मैं इनकी मोहताज हूं, मन मार कर यही पड़ी रहूंगी। आज ही चली जाओ, एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, अपने पैसों से जाऊंगी, एक पैसा भी नहीं मांगूंगी। मैं आज ही भैया के यहाँ चली जाऊंगी, देखो मुझे कौन रोकता है। मामी, अरे मुन्नी, तू अरे भी आई होगी।
दीदी और यहाँ? अरे लेकिन वो तो भैया कहाँ है? ऊपर है, जा। हेलो दीदी। अरे बिंदु कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे संदीप भी। हाय दीदी। माधुरी, अरे हम लोग तो सोचे थे कि आप लोग कश्मीर की सैर कर रहे होंगे, बल्कि हम लोग भी आने वाले थे। जिया जी कहाँ हैं? उनको कुछ काम आ गया, उनकी नई किताब छप रही है ना, इसलिए हम कश्मीर नहीं जा सके। दीदी क्या सचमुच नई किताब है या तुम फिर लड़ झगड़ कर आ गई? यूं अपने घर नहीं आ सकती क्या? नहीं दीदी ये बात नहीं। अरे क्यों नहीं आ सकती, आप मेरी इकलौती साली हैं। जब तक आप यहाँ हैं, मैं तो यहीं रहूंगा। कश्मीर जाने से बच गए। अरे हाँ माधुरी, जरा सामान उठाओ, ये ऊपर वाले कमरे में रख देना। जी अच्छा। आइए दीदी। ये कौन है बिंदु? ये हमारी नई नौकरानी है। नौकरानी? लगती तो नहीं, बड़ी अच्छी साड़ी पहन रखी है। साड़ी तो मेरी है, बड़े दयालु है ना जीजा जी तुम्हारे, मेरी साड़ी उठा के दे दी और पूछा तक भी नहीं मुझसे। उतार दो। हाँ, कुछ भी कह दो, जरा भी शर्म नहीं। भाई हम तो ऐसे ही हैं, क्यों दीदी? अरे अरे, तुम लोग तो इंदु को रास्ते में ही रोक के बैठ गए, उसे अंदर तो आने दो। आओ। जीती रहो। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ, आओ। अरे अरे, ये दीदी की है, रख दो। ओह वेरी सॉरी दीदी। अरे रहने दो ना, मैं दूसरी ले लूंगी। देखा, दिल हो तो ऐसा। अरे दीदी चलो कहीं घूमने चलते हैं। लो, दीदी आ गई और लग गई प्रोग्राम बनाने। अरे प्रेम तो हमारा इंदु जी से था और शादी हो गई बिंदु जी से। हम भी ना कहते कहते हकला के हाँ कह गए। फिर हमने सोचा चलो यूं ही सही, कम से कम मुलाकात तो होती रहेगी। इस जन्म में भूमिका लिख लेते हैं, अगले जन्म में पूरा उपन्यास लिख लेंगे। जन्म जन्मांतर की कहानी लिख रहे हो हमारे साथ, ये तो तुम्हारे जीजा जी को बताना ही पड़ेगा भाई, अगले जन्म में हमारी कोई उम्मीद न रखे। मैं तो अगले जन्म की बुकिंग के 2 नोटिस भिजवा रहा हूँ। एक नोटिस जिया जी को जाएगा और दूसरा बिंदु को। दीदी ये बड़े वो है, जिस लड़की को देखते उसी की बुकिंग शुरू कर देते। और तुम कुछ नहीं कहती? ना बाबा ना, मैं तो इनसे तंग आ गई हूँ, अगले जन्म में मुझे इनके साथ रहने की कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा? अजी वाह। आओ कमला। लो पान लो। हाँ। इस बार कितने दिन के लिए आई है इंदु यहाँ? इंदु से ही पूछ लो, जब भी आती है अकेली आती है। नरेंद्र बेचारा अकेला रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर कोई झगड़ा हुआ होगा नरेंद्र से? लगता तो कुछ ऐसे ही है, 7 साल से यही किस्सा हो रहा है। पहले पहले 2-1 बार नरेंद्र उसके पीछे पीछे चला आता था और कुछ ही दिन बाद उसे घर ले जाता था। अब तो उसने भी कहना कहलाना छोड़ दिया। इंदु अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। मैंने कितनी बार कहा नरेंद्र से कि यहाँ आ जाओ। भाई गुणी आदमी हो, बंबई में 8-10 हजार रुपए कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम ही लगा देते हैं कहीं। लेकिन बड़े खुददार आदमी है, इतनी तंगी होते हुए भी हमसे कुछ नहीं मांगता। एक बार और कह के देखो ना नरेंद्र से। क्या कह? वो यहाँ आके रहेगा तो इंदु का यहाँ रहना इतना खराब नहीं लगेगा। देखो कमला, कह के गवाने वाली बात है, मैं जानता हूं ना उसे। आओ आओ इंदु। नरेंद्र कैसा है? ठीक है भैया। कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक ही है भैया। मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ। जाओ बैठो। किसी तरह की तंगी या मतलब पैसे जो भेजता रहता हूँ वो काफी है ना? तुम भी कब तक भेजते रहोगे भैया? मुझे तो शर्म आती है लेते हुए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, हाथ हमेशा तंग रहता है। कोई बात नहीं इंदु, हम तो हैं। तुम्हें जब भी कोई जरूरत हो हमसे ले लिया करो। अब प्रेस चला के भला कोई क्या कमा सकता है? जो कुछ भी कमाई होती है सारी प्रेस में झोंक दी जाती है। कस्तूरी ना हो गई, मेरी सौत हो गई। कोई बात नहीं इंदु, मैं तो हूं ना। हाँ, परेशान मत हो। जाओ, जाके सो जाओ। अरे अरे भाई कैसे? अरे सच्ची बता रहा हूँ मैं, उस दिन वहां पे गए थे ना, तो वो जो मोटा आदमी था ना, बिल्कुल
बता रहा हूँ मैं उस दिन तो। अभी 2-4 दिन मत आइए आप प्रेस पे, मैं खुद आकर पढ़ने ले जाऊंगा और रात रात में कंपोज करवा लूंगा। हाँ सिंह, तुम्हें बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा है और पैसे भी वक्त से नहीं मिलते। हमारी आपकी सेहत तो ऐसे ही चलती रहेगी। हाँ। भगवान करे हमारे अखबार की सेहत अच्छी रहे। बस मैं ठीक होते ही प्रेस में चला आऊंगा। जी नमस्ते। अच्छा नमस्ते। भैया। अरे तो रो क्यों रही है? क्या हुआ है मुझे? हाँ अरे शर्म भी नहीं आती पूछते। काशी आज बाजार में मिली थी, उसने बताया मुझे आज 8 दिन हुए भाभी को गए, बीमार पड़े हो और इतना भी नहीं हुआ कि एक बार कहलवा देते। यही माने तुम्हें अपनी बहन पर। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? कौन सा मुझे दिल का दौरा पड़ गया था? ठीक हो जाऊंगा थोड़े दिनों में। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर क्या कहेगा, थोड़ी सी बलगम है सीने में और अपने आप। भाभी को मालूम है? नहीं, भाभी को नहीं मालूम, मैंने बताया नहीं उसे। क्यों नहीं बताया? अब उसे क्या बताऊंगा बिमला, वो वैसे बेचारी खुद कुछ परेशान सी रहती है। तुम मुझे ये सब मत बताओ भैया, मैं सब समझती हूँ, सब जानती हूँ। अरे पगली चल उठ चल। माँ जी टैक्सी आ गई है। टैक्सी? टैक्सी किस लिए? इसलिए कि तुम पैदल चलकर नहीं जाओगे। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? जहाँ मैं कहूंगी वहाँ चलो उठो। लेकिन देखो बिमला, अगर तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा रही हो तो उसे यहीं ले आते हैं, ये मुझसे बार बार उठा बैठा नहीं जाता। भैया ये सब मैं जानती हूँ, इसलिए जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ही रखूंगी। तुम मेरे घर आ रहे हो, डॉक्टर अब मेरे घर आएगा। तुम पागल हो गई बिमला। हाँ, तुम्हारी बहन पागल भी है और जिद्दी भी, ये तो तुम हमेशा से ही जानते हो। चलो उठो। लेकिन एक बार तुम गगन से तो पूछ लेती। भैया ये कहकर उन्हें छोटा मत करो, अपने पति को मैं जानती हूँ। चलो उठो। हाँ ओके। ऐसी बड़ा अच्छा क्या करो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कौन? कोई नहीं है। बिंदु, 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 दीदी आई। बिंदु, अभी शर्म नहीं आती। आई दीदी 1 मिनट। आज तो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दीदी के दर्शन हो गए। नमो नारायण। तुम्हारी जिंदगी के सारे दिन ही महत्वपूर्ण है संदीप। बिंदु कितनी भाग्यवान है ये इसको पता नहीं है। सुन लिया बिंदु जी, आप तो वैसे घर की मुर्गी समझती हैं। आप हमेशा घर में बैठे रहेंगे तो और कोई क्या समझेगा? सुन लिया दीदी, बस यही ताने सुनता रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ जीजा जी भाग्यवान है। तो तुम भी क्यों नहीं बन जाते हो जीजा जी की तरह भाग्यवान? किसने रोका है? तुम भी रहो ना अपनी बीवी को छोड़ के अलग। नो बाबा, नो 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 नो, इस मामले में हमारे उसूल कुछ अलग है। जहाँ पत्नी वहाँ हम, और साथ में दीदी हो तो सोने में सुहागा। चलो तो मुंह हाथ धो लो। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं भी आया। आप जाना नहीं, पूरे हफ्ते का प्रोग्राम बनाते हैं। कहाँ कहाँ जाना है, किस होटल में खाना है। 2 पार्टी तो घर में रख लेते हैं। और हाँ, रवि की पार्टी भी है 10 तारीख को। आप यहीं बैठो, मैं अभी आया। इनसे तो कोई 24 घंटे बकबक करता रहे, बस जरा भी शर्म नहीं। ऐसा नहीं कहते बिंदु, तू सचमुच बड़ी भाग्यवान है कि तुझे ऐसा पति मिला है। जीजा जी भी तो बहुत अच्छे दीदी, थोड़ा कम बोलते हैं। तो क्या हुआ? बोलने ना बोलने की बात नहीं है बिंदु। संदीप औरतों का मन समझता है, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम यहाँ आती हो तो तुम्हारे संग संग चला आता है। बेशर्म है। यही तो प्यार है पगली। तुम दीदी जीजा जी को चिट्ठी क्यों नहीं लिखती हो चले आने को? वो जरूर आ जाएंगे। मैं लिखूंगी तब आएंगे, अपने अब नहीं आ सकते। तू क्या संदीप को बुला के लाई थी? मुझे तो अच्छा नहीं लगता, जब देखो चिपके रहते, जरा भी शर्म नहीं। भगवान ने चुनकर अच्छा पति दिया है ना, इसलिए कदर नहीं। कभी अलग रहेगी तब समझेगी। अरे भाई कुछ चाय वाय पिलाओगी या नहीं? अरे दीदी चलो आज लंच बाहर करने चलते हैं। हाँ दीदी चलो। कहाँ चले? अरे बस निकल पड़ते हैं, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं बैठ जाएंगे। मुझे शॉपिंग करनी है, कहीं भूल मत जाना तुम। कोई कैसे भूल सकता है? लंच के लिए जाओ तो शॉपिंग, शाम को घूमने के लिए जाओ तो शॉपिंग, रात को सिनेमा देखने जाओ तो शॉपिंग।
उस दिन घनश्याम की दादी की मुर्दे से वापस आ रहे थे, आते आते इन्होंने सिर्फ 2 साड़ियां खरीदी। माँ जी बुला रही हैं, चाय नाश्ता तैयार है। अरे भाई चलो चलो चलो, हमारे भैया बड़े दकियानूसी हैं। ठीक 9:30 बजे नाश्ता। मैं तो तंग आ गया। क्या? अरे भाई तुम्हारे भैया से, तुमसे नहीं। आइए चल चलिए, आइए आइए। भैया मेरी ये किताब तुम्हारे घर पर ही पूरी होनी थी। क्या लिख रहे हो? एक उपन्यास है, दर्प चूर्ण। बहुत दिनों से लिख रहा हूँ। लो दूध तो पी लो। रख दो। आज तबीयत कैसी है? अब तो भला चंगा हूँ। सोच रहा हूँ घर चला जाऊं। घर में कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? इन 16-17 दिनों में भाभी की कोई चिट्ठी आई? नहीं। तुमने कोई चिट्ठी लिखी? नहीं। अरे ये सब लोग कहाँ चले गए हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा है। संदीप ले गया है सबको। जरूर किसी साड़ी की दुकान पे गए होंगे। बिंदु को रोज एक नई साड़ी चाहिए। हाँ, तुमने इंदु को कुछ पैसे दिए? अरे मैं तो भूल ही गया। इंदु भी क्या बिंदु से कुछ कम है? उसका हाथ भी खुला है। नरेंद्र ने क्या दिया होगा उसे? उस बेचारे के पास है ही क्या जो देगा। लो आ गए। भैया देखी मेरी पसंद। कितनी अच्छी है। तुम लोग को बताओ भाभी, वो बढ़िया वाली साड़ी मिल गई कला मंदिर से। वो नीली बॉर्डर वाली जो देखी थी ना हमने। क्या क्या खरीदा है? वाली। देखिए। ये देखिए, बहुत अच्छी है। अरे वाह। देखिए। अरे भाभी, दीदी और बिंदु के साथ शॉपिंग करना तो बड़ा ही मुश्किल का काम है। कुछ पसंद ही नहीं आता। सामने ढेर सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन नजर दूर लटकी हुई साड़ी पर है। भैया मैं ही सिर्फ एक मर्द था, फौरन अपने लिए सूट पीस पसंद किया और सीधे कैशियर के पास। हाँ भाई मालूम है, तुम तो शेर हो ही। और इंदु कुछ पैसे तो ले जाती, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास ही रखे रह गए। फिलहाल संदीप ने रुपए दे दिए हैं। भैया आप 900 रुपए संदीप को दे दीजिएगा, मैं पुणे जाते ही भिजवा दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई मैंने तुम्हारे कुछ और भी तो पैसे देने हैं। अरे भैया आ जाएंगे पैसे भी। और दीदी आप भी कमाल करती हैं, क्या हिसाब हिसाब शुरू कर दिया। इस सबको हमारी तरफ से तोहफा समझिए, तोहफा। बड़ी दीदी आपका मैनेजर आया है, पोस्टमैन। वाह क्या बात है, क्या हाजिर जवाब शौहर है। इधर भी मैंने शॉपिंग की और उधर शौहर हाजिर। जीजा जी ने कितने का ड्राफ्ट भेजा है? ना हो तो फिर चले शॉपिंग। क्यों बिंदु? बिल्कुल। जीजा जी ने मुझे आज तक कुछ नहीं दिया दीदी। मुन्नी के लिए भेजे हैं थोड़े से रुपए। अच्छा तो मुन्नी के लिए भेजे हैं। सुनो सुनो सुनो, जीजा जी ने मुन्नी के लिए क्या प्रेम पत्र लिखा है? अरे सन्नाटा, कुछ नहीं लिखा। सॉरी दीदी। जीजा जी का भी क्या दिल है, बस आप देखना ताऊ भेज दिए थोड़े से 500 रुपये। सारा दिन काम और काम। कस्तूरी को भी तो हर हफ्ते निकलना है। डॉक्टर ने आराम करने को भी तो कहा है। बिमला मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। इस तरह से काम करोगे तो जो भी ठीक हुए हो वो भी नहीं रहोगे। अच्छा बाबा अब नहीं करता, और ऐसे कोई आएगा ये सब उसे दे देना। हाँ अच्छा भैया, जब भाभी थी तब भी क्या इतना ही काम करते थे? इससे ज्यादा। और वो सब बर्दाश्त करती थी? इसके सिवा चारा भी क्या था। वैसे उसकी नजर से देखा जाए तो क्या सुख मिला उसे, कौन से अरमान पूरे हुए हैं उसके। एक बात पूछूं बिमला, तुम्हारा और गगन का झगड़ा कभी नहीं हुआ? तुम मर्दों से झगड़ा करके भी कोई जीत सका भला? बाद में हमको ही हाथ पांव जोड़ के मनाना पड़ता है। सच सच बताओ, झगड़ा होने के बाद कौन किसके पांव पड़ता था? जो छुपकर दूसरों की बातें सुनते हैं, मैं उनकी बातों का जवाब नहीं देती। भाई आज आप काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं। हाँ अब तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ।
और ये बहन है कि जाने ही नहीं देती, तुम ही कहो ना इससे। देखिए, भाई बहन की बातों के बीच में मैं खलल नहीं डालता। हाँ, अगर आपको कोई कष्ट हो तो बताइए। जो सुख यहां मिला है वो तो शायद जिंदगी में। साहब, आपकी चिट्ठी। ठीक है शंकर, तुम जाओ। किसकी चिट्ठी है? हिंदू की। अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो मैं कपड़े बदल कर आता हूं। क्या लिखा है भाभी ने? बुधवार को आ रही है और 7 तारीख को मुन्नी का जन्मदिन भी है। मैं कल घर चला जाऊंगा। बुधवार सुबह आ रही है तो बुधवार की सुबह चले जाना। नहीं विमला, कल ही चला जाता हूँ। कल घर भी ठीक कर लूंगा और मुन्नी के लिए एक प्रेजेंट भी खरीदना है। जाने से पहले जिद कर रही थी कि सोने की संजीत चाहिए।